आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें? इसका जो उत्तर है वो है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स कैसे काम करेगा? तो आप देखिए, ये हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हैं और बात चल रही है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। तो वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किससे? कनेक्टिव से। जैसे हम प्रपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर ये कनेक्टिव्स, आप एक ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं, इससे हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जो यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एटॉमिक सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस लेंगे, कनेक्टिव्स लगाएंगे और बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब ये बहुत हार्ड की बात नहीं हो रही, बड़े और मीनिंगफुल की बात हो रही है। ऑटोमेटिक रीजनिंग टूल ART, ये किसमें यूज होता है? ART जो टूल है वो लिस्प मशीन में यूज होता है। लिस्प किसमें? LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। इफ अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस द रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव बट इन फैक्ट इट इज नेगेटिव, देन इट इज नोन एज। अब ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसका मतलब क्या होता है। वैसे इसका आंसर जो है वो बी है, फॉल्स पॉजिटिव हाइपोथेसिस। बहुत ध्यान से देखिए, ये फिगर भी दिखाता हूं। देखें, जो आपने सोचा है, जो आपने परसीव किया है और रियलिटी में वो वही है, तो आप कहेंगे करेक्ट है। हाँ भाई, इन्होंने कहा कि भाई आप एग्जाम में पास हो गए, देखा आपने एग्जाम में पास हो गए, तो भाई करेक्ट हो गया ये। आपने देखा कोई चीज फॉल्स है और वो फॉल्स ही है, गलत ही है। आपने कहा कि भाई एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, और किसी ने कहा आपसे और आपने जाके देखा तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, तो ये करेक्ट हो गया। नेगेटिव नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मेक्स अ पॉजिटिव, तो प्लस 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 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव ये भी प्लस हो गया। ये तो खैर इसकी बात होगी। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसपे सवाल बनते हैं, सवाल ये बन रहा है फॉल्स पॉजिटिव क्या है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है, आपने कहा, आपने जो मेजर किया वो सही है, लेकिन असलियत में वो गलत है। यानी ये सब ये आए, इन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट में देखा प्रेग्नेंट है, लेकिन ये तो आदमी है, तो हो ही नहीं सकता। इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, आपने ये जाना या आपने परसीव किया कि भाई जो मेजर किया गया वो है फॉल्स, गलत है, लेकिन वो निकल जाता है ट्रू। आपने गलत माना लेकिन वो सही है। यानी कि ये इन्होंने मेजर किया तो इनको पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट है नहीं, लेकिन ये तो क्लियर पता चल रहा है कि प्रेग्नेंट है। ठीक है जी। इसे हम अलग अलग जो चार है, मैंने आपको ऑप्शन समझा दिया। अब आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। द हाइब्रिड बेजियन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ। बेजियन बेसिकली प्रोबेबिलिटी में आता है और नेटवर्क की बात हो रही है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड का मतलब हमेशा होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो पहली बात है कि कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि कोई दो चीज का या मल्टीपल चीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो सी से क्लियर है कि भाई डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब होता है, डिस्क्रीट मतलब एकदम स्पेसिफिक वैल्यू होगी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी देखिए, ये आपकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, इसी से मैं यहां निकाल लूं, यहां निकाल लूं, यहां निकाल लूं, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये आपकी हो गई कॉन्टिन्यूस और ये आपकी जो नीचे वाली है वो डिस्क्रीट हो। तो दोनों डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मिला के हाइब्रिड बेजियन नेटवर्क बनता है। The process of capturing the inference process as single inference rule is known as। तो जो प्रोसेस है, तरीका है ताकि आप इन्फ्रेंस प्रोसेस लें, लेकिन वो सिंगल इन्फ्रेंस रूल के तहत लें, तो उसका जो उत्तर है वो है जनरलाइज मोडस पोनेंस। जनरलाइज, अब इसकी डेलिकेसीज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन्फेरेंस का मतलब होता है कि आपको कुछ चीज बताई जाती है, उससे आप अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है जी। तो ये जो आप इन्फ्रेंस की, किसी भी इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जो सिंगल इन्फ्रेंस रूल है यहां पर यूज कर सकते हैं, और इसको हम जनरल मोडस पोनेंस कह रहे हैं। बेसिकली आया मोडस पोनेंस से ही है, आप उसको समझिए बहुत ध्यान से, एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। P implies Q and P is asserted to be true। मतलब P ने ये कहा कि Q आएगा, P के कारण Q आएगा, और P सही है तो Q भी सही होना चाहिए ना। यही आपका
इस पूरे क्वेश्चन का सार है। Which process makes two different logical expressions look identical? दो लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल यानी कि आपको एंड और नॉट ये सब लगेगा, तो वो दोनों एक जैसे कैसे दिखाई देंगे और क्या उस प्रोसेस को कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। दो लॉजिकल एक्सप्रेशन लीजिए और उनको एक जैसा दिखाया जाए तो इसका मतलब ये है यूनिफिकेशन। Which algorithm takes two sentences as inputs and returns a unifier? तो कौन सा एल्गोरिथम है जो दो सेंटेंसेस को लेगा और यूनिफायर दे देगा लास्ट में? तो इसका नाम ही से पता चल रहा है आपको, यूनिफाई एल्गोरिथम। क्या नाम है इसका? यूनिफाई एल्गोरिथम। तो यूनिफाई एल्गोरिथम दो एटॉमिक सेंटेंसेस यानी कि जो छोटे सेंटेंसेस हैं, अपने आप में उनकी मीनिंग होगी लेकिन बहुत छोटे होंगे, और फिर उसको यूनिफाई करके यानी कि कंबाइन करके यूनिफाई एल्गोरिथम आपको एक फाइनल रिजल्ट देगा। The PEAS, P's in the task environment is about। अब P's में क्या क्या आता है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। इसमें है पहली चीज परफॉर्मेंस, बी है इसका उत्तर। परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। तो जब हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम एक टैक्सी चलाना चाहते हैं जो ऑटोमेटेड है, तो इसमें क्या होगा? परफॉर्मेंस मेजर में क्या आएगा? PEAS के P में, कि इसमें सेफ्टी है कि नहीं, इसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या प्रॉफिट मिल रहा है, लीगल है कि नहीं, कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं लोगों को। एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो भाई फ्रीवेज, स्ट्रीट कौन सी है, कहाँ कहाँ जाना है, ट्रैफिक कितना है, पेडेस्ट्रियंस मतलब लोग कितने चल रहे हैं, वेदर कैसा है, बर्फ तो नहीं है। एक्चुएटर्स, इसी अगर टैक्सी के हिसाब से देखें तो भाई स्टेयरिंग, एक्सेलरेटर, क्योंकि चलाने के लिए तो गाड़ी में ब्रेक, हॉर्न, स्पीकर ये सब चीजें चाहिए होती है ना, तो वो एक्चुएटर्स हो गए। सेंसर्स क्या है कि भाई अगर एक टैक्सी आपकी चल रही है जिसमें कोई आदमी नहीं बैठा है, या फिर आदमी बैठा है तो वो चला नहीं रहा है, मशीन खुद चल रही है, तो कैमरा, सोनार, GPS, ओडोमीटर, इंजन सेंसर, ये सारे पता करेंगे कि भाई कोई आदमी तो नहीं आ गया, ये पैटर्न मैचिंग होगी, देखा जाएगा स्टॉप आया है कि नहीं आया, ग्रीन सिग्नल है कि नहीं है। In state space, the set of actions for a given problem is expressed by the, इसका सीधा उत्तर है B, successor function that takes current action and returns the next state। मतलब आप अभी का ये बेसिकली जनरल स्टेट स्पेस वो इस तरीके का हम इसमें बात करते हैं, स्टेट इक्वेशन है और आउटपुट इक्वेशन है। तो करंट एक्शन, सक्सेसर जो आगे का होगा वो अभी का फिलहाल का एक्शन लेगा और नया स्टेट बता देगा। ये बहुत जनरल भी है। In which search problem to find the shortest path, each city must be visited only once। तो ये जो सिटी की प्रॉब्लम जहां भी आप देखेंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बड़ी एक क्लासिक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस की, और इसमें मेन चीज जो आती है वो ये होता है कि आपको एक जगह से दूसरी सिटी में जाना है, लेकिन एक सिटी को एक ही बार में आपको विजिट करना है, मल्टीपल नहीं कर सकते। मतलब जैसे यहां से आपको यहां जाना है तो एक बार विजिट किया, अब अगर आप यहां 5 पे जाना चाहें यहां से, तो मल्टीपल विजिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मतलब है एक साहब जो सामान बेचने के लिए निकले हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हैं कि कम से कम उनका एफर्ट लगे और पेट्रोल लगे, जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, और हर एक सिटी को एक ही बार जाना है, राइट, सब में जाना है और ओरिजिन सिटी पे लौट के आ जाना है। तो ये जो है हर एक पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात है, या शॉर्टेस्ट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन की बात है। In a TSP problem of n cities, the time taken for traversing all cities without having prior knowledge of the length of the minimum tour will be। अब यहाँ पर क्या है, TSP में हमको पता ही नहीं है कि भाई पहले कोई नॉलेज नहीं मिली कि लेंथ कितना है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, उससे दूसरे सिटी के बीच में कितना लेंथ है, कितनी दूरी है। तो यहाँ पर थोड़े बात बढ़ जाती है क्योंकि n सिटीज हैं, तो ये फैक्टोरियल n, ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n में आता है। अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पूरा सोल्यूशन मैंने रखा है, लेकिन फिर भी अभी ये याद रखिए आप कि ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n है। वेब क्रॉलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब क्रॉलर। क्रॉलर जैसे आपने स्पाइडर देखा होगा, क्रॉल हर जगह जाता है, इधर जाता है उधर जाता है। आप इसको किसी से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको चूहे से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको कॉकरोच से भी जोड़ सकते हैं, सबका काम यही है। बेसिकली क्या है, ये इंटेलिजेंट एजेंट है, ये है इंटेलिजेंट एजेंट। करता क्या है ये क्या करेगा, ईमेल से, न्यूज से, इमेज, सोशल मीडिया, वहां वीडियो, वहां जहां जाके क्रॉल करके जो भी रिक्विजिट चीज है वो लेके आता है, कलेक्ट करता है रिसोर्स को हर जगह से जाके।
तो ये इंटेलिजेंट एजेंट है, ये समझदार। द मेन फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज टू, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा एजेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपकी दिक्कतें को सॉल्व करेगा। तो सीधी सी बात है, इसमें आप यही उत्तर लिखेंगे। एक तो ये पहले तो आप प्रॉब्लम को, जो भी आप प्रॉब्लम देंगे उसको सॉल्व करेगा, किसी न किसी गोल पे पहुंचेगा, और उसके बाद वो जो सीक्वेंस उसने अडॉप्ट किया ताकि वो आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट कहेंगे। और दोनों ही चीज इसमें आएगी। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों ही तरीके से कर सकते हैं आप। चाहे आप प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करें, चाहे आप प्रेडिकेट लॉजिक की बात करें। प्रोपोजिशनल में एंड और नॉट आप देख रहे हैं, प्रेडिकेट में क्या आ रहा है, ऑल, एटलीस्ट, ये सब चीजें आ रही। तो यहां पर दोनों ही तरीके से आप जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन सी फॉल्स बताया गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है ए वाले में, द सेंटेंसेस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक कैन हैव आंसर अदर देन ट्रू एंड फॉल्स। ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका उत्तर ट्रू और फॉल्स में ही आता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक को अगर आप देखें तो ये ट्रू और फॉल्स की ही तो बात है, सही या गलत, हाँ या ना। तो अगर एक एग्जांपल मैं लूं, इट इज संडे टुडे, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो यही तो आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक है। तो ये गलत हो गया, मतलब ए गलत है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, पहला जो ऑर्डर लॉजिक है, स्टेटमेंट्स कंटेन, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का एग्जांपल दूंगा आपको, देखिए कैसे हो रहा है, जैसे एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर कहा गया है x इज एन इंटीजर, तो x तो सब्जेक्ट हो गया, याद है आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंग्लिश में हमने पढ़ा था, और इज एन इंटीजर ये आपका प्रेडिकेट हो गया, तो दोनों ही आ गए इसमें। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हो गया। द नॉलेज बेस्ड एजेंट कैन बी डिफाइंड विथ डैश्ड लेवल्स। अब कितने लेवल हो सकते हैं, देखिए इसमें मैं 3 लेवल दिखाता हूं, और 3 लेवल को आपको डिफाइन भी करता हूं। पहला होता है नॉलेज लेवल, फिर उसके बाद आएगा लॉजिक या लॉजिकल लेवल, फिर फाइनली इंप्लीमेंटेशन लेवल। मतलब क्या देखा, क्या समझा, क्या एक्शन हमें लेना है, और फाइनली उस एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। ये आपका मैकेनिज्म है नॉलेज बेस्ड एजेंट का। 3 लेवल्स हो गए इसके ऊपर। वेज टू अचीव AI इन रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो आप मशीन लर्निंग भी करेंगे, डीप लर्निंग भी करेंगे, तो सी हो गया इसका उत्तर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखो ये ईयर के हिसाब से बताया मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि किस तरीके से मशीन को प्रोग्राम किया जाए और मशीन सीखे, और फाइनली इस लेवल तक किया जाए। डीप लर्निंग मतलब होता है हम न्यूरल नेटवर्क पे आ गए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये दोनों ही तरीके हैं ताकि हम AI अपने रियल लाइफ में ला सके। द मेन टास्क ऑफ AI एजेंट आर, तो मेन टास्क क्या है, काम क्या है AI एजेंट का, इसका उत्तर है परसीविंग, थिंकिंग, एक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट। यानी इसका काम क्या है, पहले ये इस एनवायरनमेंट को समझेगा, फिर अपने सेंसेस से, उसके बाद जो भी उसको समझ में आएगा, रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, वो अपने एक्शंस दिखाएगा अपने इफेक्टर से, जैसे हाथ पैर यहां दिख रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सी। सी है इसका उत्तर, ठीक है। ये इसका पूरा साइकिल है, परसीव, थिंक, एक्ट। द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन, अब प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग किस पे होती है, प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब तो समझते हैं ना। प्रोबेबिलिटी में हमेशा एस्टिमेशन भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होगा, लाइक्लीहुड भी होगा, यानी कि तीनों चीजें आएंगी इसमें। तो जो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है, यहां पर हम श्योर नहीं होते कि भाई क्या चीज है, तो इसमें एस्टिमेट भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी और लाइक्लीहुड भी, ये सारी चीजें इसमें आती है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बेजियन है, एविडेंस थ्योरी है, रोबोट स्टैटिस्टिक्स है, रिकर्सिव ऑपरेटर्स है। द इन्फेरेंस इंजन वर्क्स ऑन, इन्फेरेंस इंजन किस पे काम करता है, ये दोनों पे काम करता है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड चेनिंग, दोनों चेनिंग आगे की पीछे की। तो फॉर इन्फेरेंस इंजन जो होता है ना AI का, मतलब इंटेलिजेंट, जो भी इंटेलिजेंट सिस्टम है AI में, उसका एक कंपोनेंट होता है, हमने पूरे कंपोनेंट की बात की थी, और यहां पर लॉजिकल रूल लगाता है ताकि नई इंफॉर्मेशन जिसको हम फैक्ट कह रहे हैं वो निकाल सके। जो पहला इन्फ्लुएंस इंजन है वो एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट था, लेकिन इन्फ्लुएंस इंजन जो है वो दोनों मोड में काम करता है, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग। इसको थोड़ा सा एक और बता देता हूं। जो फॉरवर्ड चेनिंग है, यहां पर बेसिकली आंसर दिया जाता है व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है, और जब बैकवर्ड चेनिंग का मतलब है ये हुआ क्यों।
विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होने की जब पहला कोई और चीज हो चुकी हो, जैसे ए और बी है, प्रोबेबिलिटी ए की जब बी ऑलरेडी हो चुका हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका जो उत्तर है वो ये है, हैज नो इफेक्ट और रिलेवेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में का कोई मतलब ही नहीं है इससे, जो इससे रिलेशन ही नहीं है उसका। तो यहां पर जो इवेंट हो रहा है, कब हो रहा है, जब कोई और इवेंट हो चुका है। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है वो तो इसमें कहीं एक्शन प्ले ही नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू अ गिवन प्रॉब्लम वी गेट। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो आपको लग सकता है कि भाई 100% एक्यूरेट रिजल्ट हो, रॉन्ग तो रॉन्ग आ भी सकता है, लेकिन हमको एस्टिमेटेड वैल्यूज मिलती है, यानी कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि भाई बरसात होगी या नहीं होगी। तो ये भी तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बरसात होगी, है ना। 0.8 अगर प्रोबेबिलिटी आ गई तो ज़्यादा बरसात के चांसेस लग रहे हैं। 0.2 अगर आ गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0.2 है, इसका मतलब कम चांसेस है बरसात के। तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी थ्योरीज या तरीका है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अगर आप लगाएंगे तो यहां पर आपको एस्टिमेशन मिलेगा। द बेस्ट एआई एजेंट इज वन विच, एक ऐसा एआई एजेंट जो ऐसा उसमें क्या हो। अब यहां पर हमने इस चित्र को बार बार देखा है। बेसिकली है कि भाई इंसानी दिमाग की तरह काम करे, इंसान की तरह काम करे, लेकिन इंसान अगर उसमें आ गया, जैसे एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, एटीएम, या ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, अगर इसमें आप आदमी को बिठा देंगे तो फायदा क्या होगा इसके ऑटोमेशन का। तो ये इसका बी आंसर है, अपने आप काम कर ले बगैर हमारे उसको गाइड किए हुए या इंटरवेंशन के। बेजियन नेटवर्क गिव्स, बेजियन ये भी आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका उत्तर आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है कि आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरी जो चर्चा हो रही है, पूरा जो डायग्राम दिख रहा है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है, जहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या है, और ये बाकायदा एक ग्राफ से, इसका ये आप देखिएगा तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, उससे ये दिखाया जा रहा है। इसका मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है आपको डोमेन का, तो इसका सी उत्तर रहेगा, ये बाबू इसका उत्तर। इन लिस्ट द एडिशन ऑफ 5 + 8 इज एंटर्ड एज, तो इसमें सीधा +5 और 8 ऐसे दिया जाता है। लिस्ट जो है, लिस्ट प्रोसेसिंग है, ये लैंग्वेज जो शुरुआत हुई थी एआई के लिए, और जो हमारे जॉन मैकार्थी साहब हैं वो भी इसके को इन्वेंटर थे। तो +5 8, तो इसका उत्तर हम ये वाला कर देंगे, डी वाला। एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ कंप्लीट एल्गोरिथम। अगर कोई एल्गोरिथम रिजल्ट दे दे, सॉल्यूशन दे दे, तो कंप्लीट एल्गोरिथम है। बहुत ही इसमें इजी समझने की, मतलब बहुत ही नेचुरल वे में पूछा गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि होता ये है कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोलिनोमियल टाइम में कोई चीज़ें सॉल्व हो जाती है, नॉन पोलिनोमियल टाइम में एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल एल्गोरिथम जो हमको कंप्लीट एल्गोरिथम अगर वो हमें सोल्यूशन पूरा दे दे रहा है, वही तो हम चाहते हैं। विच स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, इसका उत्तर ले लीजिए। इसका उत्तर है द ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल पाथ बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेट्स। अब ह्यूरिस्टिक के बारे में मैंने बताया था कि पहले तो जनरल नॉलेज या फिर नॉलेज लगाई जाती है जजमेंटल पार्ट में, और उसके बाद देखा जाता है कि भाई हमें हमारा काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे से एफिशिएंट वे में हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, इसको हम इन्फॉर्म्ड सर्च में यूज करते हैं, और सबसे बेहतरीन सर्च है, मतलब जो जितने बेहतरीन है उनमें से एक है। ये जो होता है, जो करंट स्टेट है उससे करीबी ये पाथ देखता है, और जो कॉस्ट है, मतलब ऑप्टिमल पाथ, अलग अलग स्टेट्स के, जैसे स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, इनके बीच में जो ऑप्टिमल पाथ है, तो यहाँ पर आप ये जो एच एन देख रहे हैं, मतलब बेसिकली ये फंक्शन पूरा ही समझ लीजिए, तो एच एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। विच ऑफ द गिवन एलिमेंट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एआई एजेंट सो दैट इट कैन मेक बेटर डिसीजन। कौन सा एजेंट है जो अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है? लर्निंग एलिमेंट। जितना ज्यादा आप लर्न कराएंगे उतना ज्यादा वो सही रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर? कितने टाइप की मशीन लर्निंग है? 3 टाइप की है मेन, है ना। मशीन लर्निंग को हम सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में मतलब हमको लेबल दे देते हैं पहले ही कि भाई ये है, इसमें निकाल के दिखाइए। अनसुपरवाइज में हम डेटा दे देते हैं, बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, आप खुद निकालिए। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम ना इनपुट दे रहे हैं ना आउटपुट दे रहे हैं, ये यहाँ पर जो एजेंट है वो खुद ही अपने आप करता है, और फिर आता है, हम उसको या तो पनिशमेंट देते हैं या उसको कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं, फिर ये सीखता रहता है। फाइनली जितने ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते रहते हैं उस हिसाब से वो जानता है कि हमने बिल्कुल सही किया। तो ये 3 है इसमें। नहीं
द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम रीचेज इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग। अब डिसीजन ट्री जो है वो सीक्वेंस ऑफ टेस्ट लगाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सीक्वेंस ऑफ टेस्ट इसका मतलब क्या हुआ? जो ये एक सबसे पहली बात ये है कि जो डिसीजन ट्री है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है, और ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जॉब ऑफर, अगर आपको नौकरी के लिए एक जॉब आई, ऑफर है, तो आप कैसे करेंगे? इस डिसीजन ट्री को समझ जाएंगे आप क्या हम टेस्ट ले रहे हैं। सबसे पहले अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है कि कम है, अरे इससे कम है, हमने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। हाँ इससे ज़्यादा है, आगे बढ़ गए। 1 घंटे से ज़्यादा मुझे कम्यूट करना पड़ेगा, अपने ऑफिस जाना पड़ेगा, मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर हाँ तो नहीं, हमको नहीं चाहिए नौकरी। हाँ अगर 1 घंटे से कम है तो ठीक है। फ्री कॉफ़ी मिलती है, अरे फ्री कॉफ़ी तक नहीं मिलती है, नहीं हमें नहीं चाहिए जॉब, अगर हाँ मिलती है तो एक्सेप्ट ऑफर। इस तरीके से डिसीजन ट्री काम करता है। इन लिस्ट प्रोग्रामिंग द स्क्वायर रूट इज एंटर्ड एज, तो एसक्यूआरटी के नाम से होता है वो लिस्ट में, तो एसक्यूआरटी एक्स, इसका उत्तर जो है ये वाला है, एसक्यूआरटी एक्स। बी कर दीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, एमसीक्यूज देखे, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।